जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर में लैटिट्यूड अक्षांश। ठीक दोस्तों, आप ये ग्लोब देख रहे हो तो ग्लोब पे नॉर्थ पोल को यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींची जाने वाली सभी लाइनों को कहा जाता है देशांतर रेखा। ठीक, और देशांतर आप तो दैनिक जीवन में भी देखते हो। देशांतर रेखा आप दैनिक जीवन में देखते हो। आप नींबू देखे होंगे, उस पे लाइनें खींची होती है। उसी तरह नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाते हुए आप संतरा देखे होंगे, संतरे पे भी इसी तरह लाइन खींची होती है। आप तरबूज देखे होंगे, तरबूज पे भी इसी तरह लाइन खींची होती है। तो ये देशांतर। लेकिन आज हमारा टॉपिक क्या है? अक्षांश। तो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब खींची जाने वाली सभी लाइनों को कहा जाता है अक्षांश रेखा। और आज हम पढ़ेंगे अक्षांश और अक्षांश रेखा। तो आपको ये मैप दिख रहा होगा, इसमें देखिए जो चित्र बना है, इसमें एक तो खड़ी लाइनें हैं जिसे आप देशांतर कहते हो, लॉन्गिट्यूड कहते हो, और एक लेटी हुई लाइनें हैं जिसे आप कहते हो अक्षांश यानी लैटिट्यूड। तो खड़ी लाइनों को लॉन्गिट्यूड देशांतर और लेटी लाइनों को लैटिट्यूड अक्षांश कहते हैं। तो आमतौर पे बच्चे इस तरह समझ भी जाते हैं, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई, और लॉन्गिट्यूड यानी खड़ी लाइन। ठीक, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं इसकी उपयोगिता बता देता हूं आपको। देखिए, एग्जैक्ट लोकेशन लेना हो किसी का, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड अभी लॉकडाउन खत्म हो रहा है और अनलॉक शुरू हो रहा है, तो अनलॉक में आपको पता करना है आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ पे है। तो कैसे पता चलेगा आपको? ठीक, अगर आपको अक्षांश और देशांतर दोनों क्लियर कट पता है तो आप बता सकते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड, आपके रिलेटिव्स कहाँ पे हैं। इसके अलावा अगर आपको टाइम निकालना है, ठीक, चाहे लोकल टाइम हो चाहे स्टैंडर्ड टाइम हो, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? देशांतर रेखाओं की। इसके अलावा क्लाइमेटिक जोन, जलवायु क्षेत्र का पता लगाना है तो उसके लिए अक्षांश रेखाओं की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, लैटिट्यूड यानी अक्षांश को। दोस्तों सबसे पहले लैटिट्यूड में शुरू करने से पहले एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ग्लोब का सबसे पहले, ये जो आपका ग्लोब है, ये ग्लोब सबसे पहले बनाया था एक जर्मन के मानचित्रकार थे, मार्टिन बेहम। ठीक, 1492 में। ठीक, जर्मन के मानचित्रकार थे मार्टिन बेहम, उन्होंने बनाया था। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ग्लोब को सबसे पहले किसने बनाया था। तो 1492 में मार्टिन बेहम ने बनाया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पृथ्वी का शेप कैसा है, पृथ्वी किस आकृति की है। सॉरी, आमतौर पे बच्चे कह देते हैं कि पृथ्वी संतरे के आकार की है, पृथ्वी गोल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की आकृति को जो नाम दिया गया है वो है जियोइड। पृथ्वी की आकृति क्या है? पृथव्याकार है, पृथव्याकार है। ठीक, यानी पृथ्वी जियोइड शेप की है। तो जियोइड होता क्या है? आप देखिए ये ग्लोब है। ये ग्लोब है क्या? पृथ्वी को समझने के लिए उसका बनाया गया प्रतिरूप है। ये पृथ्वी को हम आसानी से समझ सकें इसके लिए एक प्रतिरूप बनाया गया जिसे आप ग्लोब कहते हो। लेकिन अगर पृथ्वी को हम इसी रूप में देखें, देखिए ग्लोब की अगर पृथ्वी है ये, तो पृथ्वी पर कहीं कोई ऊंचा भाग होगा, काफी ऊंचा माउंट एवरेस्ट जैसे, और कुछ भाग गहरे होंगे जैसे मेरियाना ट्रेंच। तो पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग और सबसे गहरे भागों का जो औसत निकाला गया, जैसे मान लीजिए पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग और ये सबसे गहरा भाग, इसका जो औसत निकाला गया और जो आकृति प्राप्त हुई उसे कहा गया जियोइड। एक और चित्र से मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये पृथ्वी का गहरा भाग और ये ऊंचा भाग, ये पृथ्वी का गहरा भाग और ये ऊंचा भाग, पृथ्वी का गहरा भाग और ये ऊंचा भाग। ठीक, अब ये जो गहरा भाग है पानी भरा हुआ है, ये जल वाला भाग है, और ये पृथ्वी का ऊंचा भाग है। ये सब क्या है? पृथ्वी का ऊंचा भाग। और ऊंचे भाग का और गहरे भाग का जो औसत निकला, उस औसत की जो आकृति बनी वो ये बनी। ठीक, और इसे कहा जाता है जियोइड। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी किस आकार की है? पृथव्याकार है, जियोइड शेप है।
ध्यान कभी मत कह दीजिएगा पृथ्वी सर्कल है। एग्जाम में पूछा जाए जियोइड वर्ड हो उसमें तो जियोइड खोजिएगा, पृथ्व्याकार खोजिएगा और टिक लगाइएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे इन सब चीजों को मैं समझाने वाला हूं आपको। देखिए पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींची गई जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हो। क्या कहते हो? भूमध्य रेखा, या इसे ही कहते हो आप विषुवत रेखा, और इसे इंग्लिश में कहते हो आप इक्वेटर। अब इस लाइन ने आपके ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दिया। ये नॉर्थ वाला पार्ट इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध कहा गया, ये साउथ वाला पार्ट इसे सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध कहा गया। अब जरा यहां के बाद से आप एकदम ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका भूमध्य रेखा। ठीक, अब भूमध्य रेखा को आधार मानकर, ध्यान सुनिएगा, भूमध्य रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से, कहां से? पृथ्वी के केंद्र से ली गई कोणीय दूरी, भूमध्य रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से ली गई कोणीय दूरी को ही कहा जाता है अक्षांश। ठीक, अब ये 0 1 2 1 1 2 3 यहां एक अधिक और खींच देता हूं। ठीक, अब पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र मतलब सरफेस से नहीं, सतह, ये मान लीजिए आपका ग्लोब है, इधर आपको ग्लोब दिख रहा है, तो पृथ्वी की सतह से नहीं, ठीक, पृथ्वी के अंदर से, यानी कि अगर ये ग्लोब है तो पृथ्वी के केंद्र से ली गई कोणीय दूरी, ठीक, पृथ्वी की सतह से नहीं, पृथ्वी के केंद्र से ली गई कोणीय दूरी को कहा जाता है अक्षांश। ठीक, तो पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी को ही कहा जाता है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। ठीक, यानी अक्षांश क्या है? कोण है, लैटिट्यूड क्या है? एंगल है। लैटिट्यूड इज एंगल, अक्षांश कोण है। ठीक, अब इन कोणों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है अक्षांश रेखा। ठीक, अब देखिए 1 डिग्री का कोण इधर भी और 1 डिग्री का कोण इधर भी, और इन दोनों को अगर मिला दिया गया यही हो गया अक्षांश रेखा। 2 डिग्री का कोण इधर भी, 2 डिग्री का कोण इधर भी, और इनको मिला दिया गया, ये बन गया आपका अक्षांश रेखा। 3 डिग्री का कोण इधर और 3 डिग्री का कोण इधर, ये मिला दिया गया तो बन गया अक्षांश रेखा। ठीक, तो अक्षांश क्या है? कोण है, और अक्षांश रेखा क्या है? इन कोणों को मिलाने वाली लाइन। अब देखिए ये 0 है, 1-1 डिग्री आगे बढ़ते चले गए तो यहां मिल गया आपको 90 डिग्री उत्तर में, और दक्षिण में भी अगर जाएं 0 से तो नीचे यहां भी मिल जाएगा। 1 डिग्री आगे बढ़ते जाएंगे तो यहां मिल जाएगा 90। इस 90 को आप नॉर्थ पोल और नॉर्थ वाले को और साउथ वाले को साउथ पोल कहते हो। चलिए अब यहां से अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांशों की कुल संख्या, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं, अक्षांशों की संख्या पूछ रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांशों की संख्या यानी कोणों की संख्या है ये। अक्षांश मतलब क्या हुआ? कोण, यहां कोणों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए यहां से 1 डिग्री शुरू किया, 1 डिग्री से लेके हम गए 90 डिग्री तक, तो 90 कोण मिलेंगे आपको। यहां 1 डिग्री से लेके गए साउथ में 90 डिग्री तक, यहां 90 कोण मिलेंगे। ठीक, तो 90 प्लस 90 बराबर 180। भाई 180 कोण तो मिलेंगे। ठीक, तो अक्षांशों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? 180, 180। बात क्लियर? अब कुछ किताबों में, कुछ वीडियोस में ये कहा गया है ये बताया गया है कि ये जो 0 है ये भी एक कोण है, और इस 0 को कोण मान के वीडियोस में बताया गया कि अक्षांशों की संख्या 181। ठीक, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्या आप 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का कोण बना सकते हो? क्या किसी चांदे में आप भी यूज किए होंगे बचपन से कोण बनाने के लिए, क्या उसमें 0 डिग्री का कोण मिलेगा? ध्यान रखिएगा उसमें भी 1 से शुरू होगा और 360 पे जाके खत्म होगा, और वो 360 को ही 0 कहा जाता है। 0 ही 360 है, 360 में 5 हो जाता है, 0 बनता है। सॉरी 0 क्या होगा? 360 बन जाता है, पूरा सर्कल पूरा होता है। तो 0 डिग्री का कोण इस धरती पे कोई बना ही नहीं सकता। तो इसे अब
कोण कैसे मान लोगे भाई, आप बताइए। तो ध्यान रखिएगा, अगर अक्षांश कोण है तो 0 डिग्री का कोण नहीं होता है, इसलिए 0 अक्षांश नहीं होगा, इसलिए अक्षांशों की संख्या 180 ही होगी। ठीक, तो अगर आप छोटी मोटी गाइड नहीं पढ़ते, कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ोगे तो आपको 180 ही मिलेगा। अगर आप छोटी मोटी गाइड पढ़ते हो, इधर उधर सर्च करते हो, तो वहां आपको गलती मिलेगा, इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं। अक्षांशों की संख्या या टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड इज 180, अक्षांशों की कुल संख्या 180। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या। अब बात आती है अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स या अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या। इसको देखते हैं, यहां भी शुरू करती 1 डिग्री से शुरू किया और 90 तक चले गए, तो यहां भी 90 मिलेगा। साउथ में भी 1 डिग्री से शुरू किया और 90 चले गए, तो यहां भी 90 मिलेगा, तो 90 और 90 मिल गया। 0 का कोण नहीं हो सकता, लेकिन 0 की लाइन तो हो सकती है। 0 का कोण नहीं होगा, 0 का एंगल तो नहीं होगा, लेकिन 0 की लाइन तो हो सकती है। तो 0 की लाइन अगर हो गई तो +1, इस तरह से ये 181 आया। लेकिन जरा ठहरिएगा, मैं कहा हूं लाइन, यानी अगर लाइन की बात की जाए तो नॉर्थ पोल का 90 और साउथ पोल का 90, उत्तरी ध्रुव का 90 और दक्षिणी ध्रुव का जो 90 है वो जस्ट एक पॉइंट है, एक बिंदु है। और लाइन के लिए क्या चाहिए, 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। जब भी लाइन खींचेंगे तो 2 बिंदु को मिलाएंगे। अब देखिए, ये लाइन खींची गई 2 बिंदु को मिलाते हुए, ये लाइन खींची गई 2 बिंदु को मिलाते हुए, तो 90 जो है वो लाइन तो नहीं होगा, ये तो क्लियर होगा क्योंकि जस्ट एक पॉइंट है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये वृत्त है, सर्कल है, तो ध्यान रखिएगा, सर्कल में, वृत्त में एक त्रिज्या होती है। सर्कल में हमेशा क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। अब आप बताइए, इस बिंदु का जो कि डायमेंशनलेस है, इस बिंदु की त्रिज्या हो सकती है, नहीं होगी। इसका मतलब न ये वृत्त है न ही ये रेखा है। और हमारा क्वेश्चन क्या था, अक्षांश रेखा। इसका मतलब अगर ये न वृत्त है न अक्षांश रेखा है, नॉर्थ पोल का 90 और साउथ पोल का 90, तो यहां से 181 में से 2 घटाना पड़ेगा और क्या आ जाएगा 179। तो इसका मतलब हो गया अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179, 179, और अक्षांशों की कुल संख्या 180। लेकिन ये है कहां पे, तो ये कहां पे हो रहा है, ये इस ग्लोब पे हो रहा है, इस ग्लोब पे। लेकिन अगर हम मानचित्र पे बात करें, मैं आगे आपको दिखाता हूं मानचित्र पे बात करके। देखिए, आपको ये ग्लोब दिख रहा होगा और यहां एक 90 जो कि डायमेंशनलेस पॉइंट है, और यहां भी 90। लेकिन अगर इस ग्लोब को खोल दिया जाए, ऐसे ग्लोब को खोल दिया जाए, ठीक, तो ये बिंदु जो था वो स्ट्रेच हो जाएगा, फैल के एक सीधा हो जाएगा, नॉर्थ का भी और साउथ का भी। जैसे इस मानचित्र में आपको दिख रहा है कि ऊपर वाली ये लाइन पहले जो बिंदु थी वो सीधी हो गई, और ये सीधी हो गई तो ये क्या बन गई, एक लाइन बन गई। तो एक लाइन तो ये बढ़ गई मानचित्र में और एक लाइन ये बढ़ गई। यानी जब मानचित्र की बात करेंगे तो हमें 2 लाइनें एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी, जो कि पहले बिंदु हुआ करती थी ग्लोब पे। तो अगर पूछा जाए मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो पहले अक्षांश रेखा कितनी थी ग्लोब पर, 179। मानचित्र पे आए तो 2 बढ़ गई, कितनी हो गई 181। ठीक, तो ये क्वेश्चन एकदम ध्यान रखिएगा। 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू क्या 3 तरह से। पहला सिंपल पूछा जा सकता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तब आप आंसर दोगे 179। अगर पूछा जाए अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो आप आंसर दोगे 179, 179। क्लियर। दूसरा, अक्षांश रेखाओं की संख्या ग्लोब पर कितनी होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या ग्लोब पर कितनी होती है, तब भी आप आंसर दोगे 179, 179। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए अक्षांश रेखाओं की संख्या मानचित्र पर कितनी होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या मानचित्र पर कितनी होती है, तो तब आप बताओगे 181, 181। बात क्लियर। तो सिंपल पूछा जाए, ना ग्लोब पूछा जाए ना मानचित्र पूछा जाए, तब आप 179 लगाना। सॉरी। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बृहद वृत्त की। किसे कहते हो आप बृहद वृत्त? ध्यान दीजिएगा, बृहद वृत्त की अगर बात करें तो बृहद वृत्त ढेर सारे होते हैं, लेकिन पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम। देखिए, बृहद वृत्त वो वृत्त होता है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटे, यानी ये लाइन आपके ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट रही है, पहली शर्त। और दूसरी शर्त, काटने वाला प्लेन जो है, यानी अगर ये ग्लोब है तो ग्लोब को काटने वाला प्लेन पृथ्वी के यानी ग्लोब के केंद्र से जाए। ठीक, तो बृहद वृत्त की परिभाषा क्या हो गई कि बृहद वृत्त वो वृत्त है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटे और काटने वाला जो प्लेन है पृथ्वी के केंद्र से होके जाए। तो यहां देखिए, ये जो लाइन है ये आपके ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट रही है और ये लाइन, इसका जो प्लेन है पृथ्वी के केंद्र से होके जा रहा है, तो ये हो गया बृहद वृत्त। ठीक, अब चलिए इसी को अक्षांश रेखाओं पर देखते हैं। ये है आपकी भूमध्य रेखा। तो आपकी भूमध्य रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दी, पहली शर्त पूरी। दूसरा, ये पृथ्वी के केंद्र से होके भी जा रही है, तो दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तो भूमध्य रेखा बृहद वृत्त है, ग्रेटर सर्कल है। तो भूमध्य रेखा कैसी है? बृहद वृत्त है। लेकिन अगर हम बाकी अक्षांश रेखाओं को इस फॉर्मूले पे सेट किया जाए, जरा देखा जाए। देखिए, ये अक्षांश रेखा जो उसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा को छोड़कर कोई भी अक्षांश रेखा आपके ग्लोब को न दो बराबर भागों में बांटती है, न ही पृथ्वी के केंद्र से जाती है। तो भूमध्य रेखा को छोड़कर कोई भी अक्षांश रेखा बृहद वृत्त नहीं है। भूमध्य रेखा को छोड़कर कोई भी अक्षांश रेखा बृहद वृत्त नहीं है। बात क्लियर हो गई। और यहाँ एक चीज और बताते चलता हूं कि बृहद वृत्त ही ग्रेटर सर्कल ही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटी दूरी होती है दो जगहों के बीच में। ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक अलग वीडियो ला सकता हूं मैं, तो क्योंकि ढेर सारे बृहद वृत्त होते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक बताते चल रहा हूं ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो आप आंसर सही कर पाओ। बृहद वृत्त मार्ग किन्हीं दो स्थानों के बीच सबसे छोटी दूरी होती है। ठीक, और इसी बृहद वृत्त मार्ग का प्रयोग हमारे हवाई जहाज ठीक यूज करते हैं। हवाई जहाज बृहद वृत्त मार्ग का ही को फॉलो करते हैं और सबसे शॉर्टेस्ट दूरी में आपको पहुंचाते हैं। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। अब देखिए, हमारा ग्लोब है, ग्लोब में एक एक डिग्री के अंतराल पर ढेर सारी अक्षांश रेखाएं खींची गई। ठीक, एक एक डिग्री के अंतराल पर। अगर एक एक डिग्री का अंतराल है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है, तो आप सीधे कह दोगे सर 1 डिग्री, तो अभी बोल रहे हो आप, लेकिन मैं पूछ रहा हूं किलोमीटर में। तो दो अक्षांशों के बीच किलोमीटर में कितनी दूरी होती है, ये कैसे पता लगाएंगे? वैसे तो किताबों में लिख दिया गया है 111 किलोमीटर, लेकिन आप पता कैसे लगाओगे या एग्जैक्ट क्या है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये आप ग्लोब देख रहे हो, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए एक सर्कल बनेगा जिसे आप कहते हो सरकमफ्रेंस, यानी ध्रुवीय परिधि। क्या कहोगे आप इसे? ध्रुवीय परिधि। तो अगर हम ध्रुवीय परिधि निकाल लें और एक सर्कल में कितनी डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो ध्रुवीय परिधि निकाल लिया जाए और 360 डिग्री से भाग दे दिया जाए तो दो डिग्रियों के बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो आपकी ध्रुवीय परिधि होती है 40,008 किलोमीटर। यानी ये पूरा सर्कल जो आपको दिख रहा है, पूरी ये ध्रुवीय परिधि जो है ये 40,008 किलोमीटर है। और कोण कितना है? 360 डिग्री। और 360 का इसमें भाग दे दोगे आप तो आएगा 111.13 किलोमीटर। यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? 111.13 किलोमीटर। ठीक, किताबों में दे दिया गया है 111 किलोमीटर, लेकिन ये नहीं बताया गया कैसे आया। ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर राउंड फिगर में ऑप्शन में हो, यानी कि दशमलव में नहीं हो, 111 दिया हो तो आप 111 टिक लगा दीजिएगा, सही है। लेकिन अगर दशमलव में दिया है ऑप्शन
तो आप दशमलव में ही टिक लगाना पड़ेगा आपको, और तब आंसर बनेगा 111.13 किलोमीटर। यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर। बात क्लियर? दूसरी बात, 23.5 डिग्री और 23 डिग्री 27 मिनट और 66.5 डिग्री और 66 डिग्री 32 मिनट। बेसिकली कहानी क्या है, हम यहाँ 23.5 डिग्री आप नाम सुने होंगे और अभी आगे बताऊंगा, 66.5 डिग्री भी सुने होंगे और आगे बताऊंगा। बेसिकली ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट क्या है कि पृथ्वी जो आपका ये ग्लोब है, ये क्या है? दबा हुआ है, बल्ज हो गया है। दबने की वजह से जो 23.5 डिग्री है ना, वो एग्जैक्ट ये है 23 डिग्री 27 मिनट। दबने की वजह से ये जो लाइन है, ये जो लाइन है 23.5 डिग्री की, वो थोड़ी सी नीचे है, तो वही बन गई 23 डिग्री 27 मिनट। उसी तरह 66.5 डिग्री बन जाता है 66.5 डिग्री 32 मिनट। ठीक, थोड़ी सी बल्ज है। तो एग्जैक्ट अगर कभी पूछ दिया जाए एग्जाम में, तो 23.5 डिग्री की जगह क्या है वास्तविकता में? पृथ्वी अगर पूछ जाए क्वेश्चन कि पृथ्वी के दबा होने के कारण 23.5 डिग्री की जगह वास्तविक अक्षांश रेखा क्या है, तब आप क्या बताओगे? 23 डिग्री 27 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अक्षांश रेखाओं का अलग अलग नाम दिया गया है, ध्यान सुनिएगा, और एग्जाम में पूछा भी जाता है। और ये अक्षांश रेखाएं, ये नाम कैसे दिया गया अभी बताऊंगा, लेकिन अभी देखिए 23.5 डिग्री दिया हुआ है। अभी मैं कहा अक्षांश रेखाएं 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं। फिर आप सोचोगे भाई ये आधा कहां से आ गया, तो कहां से आया अभी बताता हूं, लेकिन पहले नाम देख लेते हैं। तो शून्य अक्षांश की रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर। ठीक, 23.5 डिग्री अक्षांश की रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है आर्कटिक सर्कल, और ये सभी, ये दोनों कहां पे हैं? उत्तरी गोलार्ध में हैं। ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 की लाइन को कहा जाता है कर्क रेखा, और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 की लाइन, 66 की लाइन, 66.5 की लाइन को कहा जाता है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। लेकिन जरा दक्षिणी गोलार्ध में देखें, तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 की जो लाइन है उसे कहा जाता है मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 66 डिग्री की लाइन को कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक वृत्त। और 90 पे क्या हो गया आपका? नॉर्थ पोल नॉर्थ में, और साउथ पोल 90 पे साउथ में। क्लियर? अब बात आती है ये आया कहां से। अब देखिए ये आया कहां से, ये बात करते हैं। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी अपने एक्सिस पे, ये जो लाइन खींच रहा हूं ये पृथ्वी का एक्सिस है, ये वो दूरी है, ये एक्सिस है, अक्ष है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? अक्ष। ये एक्सिस है जिसके सहारे पृथ्वी अपनी जगह पे गोल गोल घूमती है। जैसे ये देखिए नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक, और इसको मिलाते हुए एक लाइन जा रही है, और जिसके सहारे ये पृथ्वी अपनी जगह पर गोल गोल घूम रही है, उसे कहते हैं आप एक्सिस या अक्ष। और जिस रास्ते पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिस रास्ते पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उससे कहा जाता है ऑर्बिट। उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट यानी कक्षा। बात क्लियर? तो जिस रास्ते पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे कहा जाता है ऑर्बिट। यानी आपकी पृथ्वी है और मान लीजिए सूरज उसके चारों ओर क्या हो रही है? घूम रही है। ये चारों ओर घूम रही है, उसे क्या कहेंगे? उस रास्ते को क्या कहेंगे? ऑर्बिट। ठीक, अगर पृथ्वी सीधी होती एकदम ऐसे ही जैसे मैं चित्र बनाया हूं तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पृथ्वी क्या है? आप देखिए पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है? अपने एक्सिस पे क्या हुई? झुक गई है। यानी होना चाहिए था ये काल्पनिक एक्सिस जो हम बना के चल रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? पृथ्वी अपनी एक्सिस पे थोड़ी झुकी है। होना ये चाहिए था, लेकिन है ये। तो अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि पृथ्वी अपनी काल्पनिक एक्सिस से, अपने काल्पनिक अक्ष से कितना झुकी हुई है, जो हम मान रहे हैं क्या काल्पनिक है, वास्तविकता क्या है? इस जगह पे है। तो अपनी काल्पनिक एक्सिस से कितनी झुकी हुई है? तो ये हो गया 23.5 डिग्री। अगर यहाँ 23.5 डिग्री तो ये लाइन इधर भी जाएगी, ये भी 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने काल्पनिक एक्सिस से झुकी हुई है 23.5 डिग्री, अक्ष से 23.5 डिग्री। तो नॉर्थ में 23.5 से आ गया कर्क रेखा, और साउथ में 23.5 से आ गया मकर रेखा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पूरी लाइन 90 की है और पृथ्वी 23.5 डिग्री झुक गई, ये 23.5 झुक गई, जो आपको यहां पे दिख रहा होगा, इस जगह पे दिख रहा होगा। अब ये रास्ता ऑर्बिट है, तो बचा कितना, ये 90 में से अगर हम 23.5 हटा दें, 90 में से अगर हम 23.5 हटा दें तो बचेगा कितना, 66.5, यानी ये बच गया 66.5, 66.5। तो वही तो यहाँ पे है, ये टोटल 90 है और ये उस पृथ्वी का ऑर्बिट यानी कक्षा, और वास्तविक एक्सिस ये है, ये कितना ऑर्बिट के कितने का कोण बना रही है ये, तो ये बन गया 66.5 यानी 66.5 डिग्री का। तो पृथ्वी अपनी कक्षा पे 66.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और यही 66.5 नॉर्थ वाला आ गया आर्कटिक सर्कल, और साउथ वाला ये 66.5 आ गया अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त, और नॉर्थ वाला आर्कटिक वृत्त। बात क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए अब दो अक्षांशों के बीच की दूरी तो आपको पता चल गई कि क्या है, ठीक, क्या है, दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी है, 111.13 किलोमीटर, यानी 1 डिग्री की लाइन ये है, 2 डिग्री की लाइन ये है, तो इनके बीच में कितनी दूरी है, 111.13 किलोमीटर। लेकिन दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कहा जाता है बेल्ट या पेटी या कटिबंध। इसे क्या कहते हैं, या बेल्ट कह लो इंग्लिश में, या पेटी कह लो, या क्या कह लो, कटिबंध कह लो। आप आगे पढ़ोगे उष्णकटिबंधीय पेटी, शीतोष्णकटिबंधीय पेटी, ट्रॉपिकल बेल्ट, टेम्परेट बेल्ट, ठीक, तो यही से निकल के आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इंग्लिश वाले बच्चे इसको इंग्लिश में देख लेंगे, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, हम हिंदी वाले पे आ जाते हैं, ये हिंदी में। अब आपके देश की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत यानी हमारा देश भारत किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच में है, आंसर निकल आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत निम्न अक्षांश में है कि मध्य अक्षांश में है कि उच्च अक्षांश में है, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि निम्न अक्षांश किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच होता है, मध्य अक्षांश किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच होता है, उच्च अक्षांश किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच होता है। तो इसको बताने के बाद आप लोगों से मैं क्वेश्चन करता हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि भारत निम्न अक्षांश में है कि मध्य अक्षांश में है कि उच्च अक्षांश में है। आप आंसर देंगे कि भारत किस अक्षांश में है, निम्न अक्षांश में कि मध्य अक्षांश में कि उच्च अक्षांश में। चलिए फिलहाल देखते हैं निम्न अक्षांश किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच में है। देखिए 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है निम्न अक्षांश, ठीक। 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री, 30 डिग्री लैटिट्यूड से 60 डिग्री लैटिट्यूड, उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर में 30 से 60 के क्षेत्र को कहा जाता है मध्य अक्षांश, तो क्या कहते हैं, मध्य अक्षांश यानी मिड लैटिट्यूड। और 60 से 90, 60 से 90 के क्षेत्र को कहा जाता है उच्च अक्षांश, हाई लैटिट्यूड, ठीक। तो 60 से 90 उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में क्या कहते हैं, हायर लैटिट्यूड, उच्च अक्षांश। तो आप अपने क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कटिबंध यानी जो जलवायु पेटियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 23.5 से लेकर 23.5 के क्षेत्र यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पेटी यानी ट्रॉपिकल बेल्ट, उष्णकटिबंधीय पेटी यानी या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल बेल्ट। कहां से कहां तक, 23.5 उत्तरी से 23.5 दक्षिणी। उसके बाद 23.5 से 66.5 23.5 से लेकर 66.5 के रीजन को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध में भी और 23.5 से लेकर 66.5 दक्षिणी गोलार्ध में भी। इसे कहा जाता है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी टेम्परेट रीजन यानी टेम्परेट बेल्ट, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र या टेम्परेट बेल्ट। और 66.5 से 90, 66.5 से 90, 66.5 से 90 दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में इसे कहा जाता है शीत प्रदेश, फ्रिज जोन या फ्रोजन जोन, ठीक। तो 66.5 से 90 फ्रोजन जोन,
शीत प्रदेश या शीत क्षेत्र सॉरी। तो आशा ये बात आपको समझ में आई होगी। तो जो क्वेश्चन पूछा हो उसका आंसर आप दे दीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाओं के साथ। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में उसका आंसर दे दूंगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।